टॉपिक लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों को एक साथ ही खत्म करते हैं। और रियलिटी बताऊं, बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा नाम बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों कहानी सिमिलर सी है, फालतू में कंफ्यूजन लोग क्रिएट करते हैं। और तुम लोगों ने ऐसे दो दो फोर्स के नाम सुन रखे होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कंफ्यूजन फोर्स। कंफ्यूजन फोर्स नहीं सुना? यही फोर्स में जो कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन फोर्स। चलो अच्छा, पहला फोर्स तो क्या आप लोग मुझे फटाफट बता पाओगे? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा है अपन ने, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्लियर है आपको। आपने क्या पढ़ा है? एक एक्सेलरेशन आता है सेंटर की तरफ, जो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन के लिए। याद आ रहा है कुछ? तो सर्कुलर मोशन के लिए यही एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी वैल्यू भी थी बेटा क्या, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यही पढ़ा था आपने। और अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो क्या बोल सकता हूँ? मास इनटू एक्सेलरेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। कितना कितना हो गया? mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? mv स्क्वायर बाय आर। अब मेरा अगला सवाल, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई फॉर्मूला होता है? तो नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। वैल्यू कितनी आ गई मैंने ये बताया, मैंने ये नहीं बताया फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है? तो आप एक वर्ड लिखो, मतलब पहले ये बनाओ फिर ये लिखो। अभी फिलहाल मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर फ्यूगल के बारे में बताऊंगा। डायग्राम बनाओ, यहाँ तक लिखो, फिर एक पॉइंट लिखो। तुम लोगों में से किसी ने कुछ वो फुसफुस यूज किया या क्या है? अच्छा, काम करता है क्या मस्किटो रिपेलेंट? मेरे तो मस्किटो रिपेलेंट के ट्यूब पे जाके बैठे रहते थे मच्छर, और उसमें फ्लेवर आने लग गया। ऐसा लग रहा है वो जैसे आज हमारा दोस्त मात्र 10 मिनट लेट, फिर भी यार सही है। लिख लिया? तो लिखो पॉइंट, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर is known as centripetal force। मतलब सिंपल सी कहानी है, जितना भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा वो फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाता है। लेट अस सपोज एक पत्थर को मैंने स्ट्रिंग से बांध के घुमाना शुरू किया, तो इस तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा? कौन सा फोर्स लग रहा होगा? टेंशन। टेंशन इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर ये ऑब्जेक्ट किसी जैसे मान लो एक कटोरी थी, उसमें एक पार्टिकल घूम रहा था जोर जोर से, तो उसमें इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इज सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप हमेशा देखना, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वो सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाता है। क्लियर हुआ? बाकी एग्जांपल्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी फोर्स पर्टिकुलर सिचुएशन में सेंटर की तरफ लगेगा वो सेंट्रिपिटल फोर्स है। ठीक है, इल्ले। चलो अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या है? देखो पहले तो नाम याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ।
ठीक है। और ये कहानी सिर्फ इस कहानी को ढकने के लिए बनाया गया। जिनको ये बात समझ नहीं आया ना, वो सेंट्रीफ्यूगल समझ लो। वो क्या कहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, रियल में तो ये किसी भी तरफ मोशन नहीं कर रहा ना, एक्चुअली में तो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये कहता है कि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा। तो मैं इसको क्या नाम बोलूँ, एफ सेंटर बोल दूँ इस तरफ जो लग रहा होगा, एफ सेंटर। तो एफ टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या दोनों में कोई अंतर लग रहा है? मैंने यहाँ पर क्या बोला, जितना भी फोर्स सेंटर की तरफ होता है उसको लिख दो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। इसने पहले से फॉर्मूला दे दिया कि सेंटर की तरफ जितना भी फोर्स है वो कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो इस पूरे फोर्स की वैल्यू लिख दो एम वी स्क्वायर बाय आर, या दूसरा तरीका है यहाँ पर एक इमेजनरी फोर्स लगाओ जिसको सूडो फोर्स कहते हैं, ठीक है ना, और उस सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी है, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो दोनों की कहानी क्या है, सेम टू सेम है। क्लियर हुआ, यस और नो? अगर यही फोर्स मैंने बाहर की तरफ लगा दिया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह दो, और अगर मैंने डायरेक्ट बोला कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कहानी समझ आई? तो इसका फॉर्मूला होता है, यस, इसके लिए रियल में कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होती है। समझ आया, हाँ या ना? इजी। तो मैं हमेशा सेंट्रीपिटल ही यूज करने वाला हूँ, सेंट्रीफ्यूगल बस आपको एक बार बताने के लिए मैंने यूज कर दिया। अब शुरू होता है क्वेश्चन आंसर राउंड। लिखो इसे। केशव नमकीन, तुम यार बड़े दिन से मुझे ऑनलाइन ऑनलाइन ही दिख रहे हो यार, क्या चक्कर है? केशव, बेटा हिंदी में बोलो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। सर मेरा एटीएम का वेबिनार है आज 5:30 पे। अच्छा, वो तो आज है ना? सर वो पहले 2 दिन बारिश चल रही थी। और उससे पिछले दिन? सर पहले 2 दिन की बता रहा हूँ ना आपको। नहीं, तो उससे पहले भी तुम ऑफ ऑनलाइन ही थे। नहीं सर, ये आज तीसरी ऑनलाइन है, उसके बाद आया था मैं। तो मैं तीसरे के लिए पूछ रहा हूँ नालायक। सर वो पहली के अंदर बारिश आई थी, दूसरे के अंदर बारिश आई थी, और आज वेबिनार। हाँ, कोई बात नहीं, तुम ऑफलाइन कभी तो आओगे, हाँ सर। उस दिन देखेंगे। चलो, डन, इजी, समझ आ गया। अच्छा, और भी कोई फार्मूला हो सकता है क्या इसका, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल का? हाँ, तो ए सी की वैल्यू मैंने एक और बताई थी, ओमेगा स्क्वायर आर। तो यस, उस फॉर्म में भी हम बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर? नोट डाउन करो। क्या बेटा? तो लिखा ही अपन ने वी स्क्वायर बाय एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर ही तो लिखा है। फोर्स की बात करें ना अपन, तो मास इंटू एम ओमेगा स्क्वायर लिखोगे ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर। चलो, तो फेरी व्हील जानते हो, फेरी व्हील, परियों का झूला, होता है ना, बड़ी वाली चक्री, क्या उड़न खटोला, क्या क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं। हाँ, जाइंट व्हील भी बोलते हैं, फेरी व्हील होता है एक्चुअल में उसका नाम, बाकी अब कौन सा, फेरीज व्हील? अरे वो मेलों में होता है ना, वो बैठ के गोल गोल घूमते रहते हैं। अब तुम लोग जो भी बोलते हो अपनी अपनी भाषा में, मैं अपनी भाषा में चक्री बोलता हूँ, ठीक है। तो एक चक्री है, तो इस चक्री में हमारा दोस्त जिद पे अड़ गया। कौन से दोस्त को पकड़ा जाए? काव्या, कि तेज तेज फेरी व्हील में घूमना है मुझे, है ना, हाई स्पीड पे फेरी व्हील में घूमना है, स्पीड मेंटेन रखनी है ना। तो लेट अस सपोज काव्या का मास है m, ठीक है, और वो फेरी व्हील में 3 पोजीशंस पे थी, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन और तीसरा पोजीशन। इस फेरी व्हील का रेडियस था r, मैं नाम दे देता हूँ 1, 2 एंड 3।
तीनों केसेस में मुझे काव्या की सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ कितनी होगी, ठीक है। वेयर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी मैं आपको देता हूँ ओमेगा थी, एक कांस्टेंट ओमेगा से ये घूम रही थी, तो बताओ इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा कौन सी सिचुएशन में। तीनों सिचुएशन में अलग अलग निकालना है, तो पहले मैं कर देता हूँ, पहला क्वेश्चन है, फिर आप लोग करते रहना। पहले सिचुएशन नंबर 3 पकड़ते हैं, ठीक है। पहले सिचुएशन नंबर 3 फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो इस बालक के लिए एक फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, है ना, और एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन। एडमिट कर दो भाई, वापस आएगी अभी। प्रैंक करने आई थी क्या? चलो, तो ऊपर लग रहा है n, नीचे लग रहा है mg, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में है हमारा सेंटर, तो ये बताओ टोटल फोर्स सेंटर के अलोंग कितना है। देखो ऊपर के सेंटर की तरफ तो लग रहा है n, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है mg, तो मैं बोलूंगा n माइनस mg, इतना ही फोर्स है सेंटर की तरफ, एंड दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हुआ यस और नो? मैंने पहले सेंटर की तरफ का पूरा फोर्स निकाला, देखो ऊपर n था, अपोजिट डायरेक्शन में mg था, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में था उसको माइनस कर दिया मैंने, ठीक है ना, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, तो n माइनस mg दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। वेलोसिटी गिवन होती तो mv स्क्वायर बाय r बोलते। क्लियर हुआ यस और नो? पक्का? इजी। केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में अगर हम देखें तो वापस से यही सिचुएशन, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा एक मिनट, में नॉर्मल रिएक्शन क्यों लिया, नॉर्मल रिएक्शन क्यों लिया, मैंने गलती करी ना, यहाँ पर तो टेंशन होना चाहिए था ना, अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन होनी चाहिए थी, नॉर्मल रिएक्शन क्यों, एक किसी ऑब्जेक्ट नहीं तो खींच रहा होता है इसको, कोई ऑब्जेक्ट ही तो खींच रहा होता है इसे, तो यहाँ पर एक्चुअली में तो टेंशन लग रहा होगा ना, तो यहाँ पर T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर हुआ सबको? दूसरे केस में टेंशन कहाँ लग रहा होगा, इस तरफ, तो इधर लगा टेंशन T, इधर एम जी, तो इस बार क्या बोलूंगा मैं, आप देखो सेंटर के अलोंग कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ T लग रहा है, एम जी नहीं, ठीक है ना, तो T इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। और केस 1, देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नीचे ही लग रहा होगा टेंशन भी, और mg भी नीचे ही लग रहा होगा, दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर आप ध्यान दो तो तीनों केस में सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग है, ठीक है ना। और इस वजह से अगर मान लो ये एक रीजन भी होता है, ये आगे अपन जब एक टॉपिक पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कल, तब मैं आपको क्लियर करूंगा कि जब यहाँ से आप पार्टिकल को भेज रहे होते हो तब तक उसकी स्पीड कम हो रही होती है, लेकिन जैसे आप यहाँ पर छोड़ देते हो फिर उसकी स्पीड गेन होना शुरू हो जाती है, उसके पीछे ये फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर सबसे कम सेंट्रीपिटल फोर्स था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक ये आ रहा था, उसके बाद धीरे धीरे सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ता गया और इसकी स्पीड धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। खैर अब ये सब कहानी अभी नहीं समझोगे, बाद में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ नोट डाउन करो कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये पूरी कहानी कंफ्यूज हो जाओगे अगर बता दूंगा तो अभी।
अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर एक बात बोलूं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट थी हर पॉइंट पर, तो फिर चेंज क्या हो रहा होगा तीनों सिचुएशन में? टेंशन चेंज हो रहा होगा, टेंशन की वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी। टेंशन है ना एडजस्टिंग फोर्स, तो सबसे नीचे वाले केस में क्या होगा, टेंशन सबसे ज़्यादा होगा और ऊपर वाले केस में सबसे कम। ठीक है ना? चलो ये एक पहला क्वेश्चन था। अब इसके बाद सारे हॉरिजॉन्टल के क्वेश्चन करवाऊंगा। जितना भी सर्कुलर मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में होगा, वर्टिकल सर्कल एक अलग कहानी है। कौन सी गाड़ी उड़ाई आपने? अरे बताओ तो। और खुद की गाड़ी क्या है, बच गई या क्या है? आपकी गाड़ी का क्या हुआ? पीछे? ओके। और मतलब वो सामने वाली की गाड़ी के साथ क्या क्या हुआ? कौन सी गाड़ी से, बैलगाड़ी से टकराया क्या? तो फिर? अकेले थे, साथ में ये भी थी? इंटेलिजेंट लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A block of mass 1 kg, a block of mass 1 kg is tied to a string, is tied to a string of length 1 meter the other end is fixed। एक स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है और दूसरे से एक ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है जिसका मास दे रखा है 1 kg। The block moved on smooth horizontal table with constant speed 10 मीटर पर सेकेंड। मनस्वी आपको किसने बताया कि आज क्लास है? पता था मेरे को। पता था? तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? सर यहाँ पे मेरे नेटवर्क इशू आ रहा था तो मेरी पहले ज्वाइन नहीं हो रही थी। अच्छा कहाँ हो आप आज? सर मैं घर पे हूँ। घर यहीं पे ना, बरकत नगर आपका? नहीं सर उसके आगे है। अच्छा हाँ, वैसे बेटा आए क्यों नहीं आज आप? कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। सर आज दीदी नहीं आई थी और पापा भी बाहर थे। एक मिनट पहले मैं इधर मानसवी से डील कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। तो बेटा ऐसा है कि आज आपकी बायो की क्लास है मेरी क्लास के बाद, ठीक है? हाँ सर जूलॉजी की सर ने बताया। हाँ तो मैंने रिपीट कर दिया, तो लिंक आपको ग्रुप पे मिल जाएगा जहाँ तक है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ अब इधर क्या क्वेश्चन वापस रिपीट करूं? A block of mass 1 kg is tied to a string of length 1 meter, the other end is fixed। The block is moved on a smooth horizontal table with constant speed 10 meter per second। Find the tension in the string। मैं कर रहा हूं ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ना, तो ये वाले मैं करवा देता हूँ, ठीक है? फिर बाकी तो तुम लोग कर ही लोगे। देखो यही डायग्राम पकड़ लो, मास दे रखा है 1 kg, ठीक है? इधर देखो सब लोग, रेडियस कितना दिया हुआ है 1 मीटर,
और ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल, मतलब कि ग्राउंड पे घूम रहा है, ये बात याद रखना। तो इसमें mg कहाँ लग रहा होगा, ऐसे बोर्ड के अंदर की तरफ। मुझे उससे मतलब ही नहीं, सेंटर की तरफ लग रहा है क्या, नहीं, मुझे कौन सा फोर्स चाहिए जो सेंटर की तरफ लग रहा हो। तो अच्छा, मैंने क्या ग्रूव वगैरह बताया हुआ क्या इसमें कुछ, नहीं ना, तो सिंपल एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है ना, ठीक है। तो इस तरफ लग रहा होगा अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन, चलो यहाँ बना देता हूँ। अवे फ्रॉम द बॉडी क्या लग रहा होगा, टेंशन टी। तो कैन आई राइट टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, आया ना। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। पुट ऑल द वैल्यूज, गेट आंसर एंड एंजॉय। तो टी इज इक्वल टू मास कितना है 1, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्क्वायर, और आर कितना दे रखा है 1, कितना आ गया आंसर। ठीक है, लिखो। क्या हुआ, इजी था। हाँ इजी मैं करवाऊंगा, ज़्यादा इजी आप लोगों से करवाऊंगा। तुम लोगों को खामखा ऐसा लगता है, बट रियली में मैं हमेशा इजी क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, कभी टफ क्वेश्चन नहीं करवाता। तो बालक इस बार अगला क्वेश्चन जो है उसमें अपन ने टेबल के अंदर एक छोटा सा ग्रूव कट कर दिया। ग्रूव मतलब समझते हो, सर्कल की फॉर्म में गड्ढा कर दिया है टेबल में, ठीक है। और उसके अंदर एक बॉल घूम रही है, जो कंची जानते हो, देखा है कभी, तो वो घूम रही है उसके अंदर। तो मेरा क्वेश्चन है, मैं सारे डेटास पढ़ देता हूँ, सुना देता हूँ। अ बॉल ऑफ मास मूव्स विद स्पीड v अगेंस्ट अ स्मूथ fixed vertical circular groove of radius r kept on a smooth horizontal table. Find normal reaction of the floor on the ball, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वर्टिकल वॉल ऑन द टेप ऑन द बॉल। मतलब आपको दोनों नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। एक तो एक्चुअली में अगर आप ध्यान दो तो जब वो बॉल घूम रही होगी तो उसके दो कॉन्टेक्ट सरफेस होंगे, एक तो नीचे और एक इधर ग्रूव वाले पार्ट से। तो ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछना चाहता है, नहीं समझ आया ले। अरे ग्रूव सर्कल में काटा हो, स्फीयर कहाँ बना रहे हो तुम, सिंपल पेंडुलम। देखो ये सारे मार्कर कौन ले गया उठा के यहाँ से। देखो क्वेश्चन ये है कि अपन ने ऐसा ग्रूव कट कर दिया टेबल में, तो जब बॉल इसके अंदर घूम रही होगी तो उसके दो कॉन्टेक्ट सरफेस होंगे, एक तो इस ग्रूव के साथ और एक बॉटम के साथ। तो बॉटम भी नॉर्मल रिएक्शन देगी, ग्रूव भी नॉर्मल रिएक्शन देगा, तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन मैंने पूछा आपसे। ठीक है, कैलकुलेट करो, मैं कराऊँ, ये भी आसान है। मास रेडियस आर, स्पीड भी, हाँ हाँ सब वेरिएबल फॉर्म में है। बस अब इसमें सर्कुलर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन आपकी अच्छी है तो सर्कुलर मोशन सीख जाओगे। अच्छा काव्या, सोचा एक बार भी अगर नारियल फूट जाता तो। हुँ? मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, मैंने कई बार शायद आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया हुआ है। मेरी एज ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक मैं 10th या 11th क्लास में था, और मेरे पास वो स्कूटी थी जुपिटर। बड़ा मज़ा आता है, भागती है खूब। तो मैं एक गली से ऐसे टर्न से खूब मस्त स्पीड में घुमा के बाहर निकला। ऑलमोस्ट मेरी स्पीड 50 पे होगी, टर्न पे 50 बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो उधर से मेन रोड से एक अंकल आ रहे थे, और वो अचानक से हड़बड़ा गए मेरे चक्कर में, गिरते गिरते बचे। तो उन्होंने मेरे को कुछ कहा नहीं, मेरे को रोका उन्होंने साइड में, बोला बेटा एक बात बता, मेरे आगे एक छोटा सा बच्चा बैठा है, तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से इस बच्चे को कुछ हो जाता तो। आपकी एक छोटी सी बेवकूफ़ी किसी और पे भारी पड़ सकती है ना। अगर आपको जल्दी ही कहीं जाना था तो आप शायद 5 मिनट जल्दी निकलते, जल्दी पहुंच जाते।
जल्दी रास्ते में नहीं करनी चाहिए, बस वो समझा के चले गए। लेकिन मुझे लिटरली उनकी बात से लगा कि हाँ सच में अगर ये कुछ हो जाता अभी तो इस बच्चे के लिए जिम्मेदार कौन होता? मैं। मेरी बेवकूफ़ी किसी और पर भारी पड़ती। उस दिन के बाद मैंने कभी गाड़ी स्पीड में नहीं चलाई। मैं खाली सड़क पे 45 से ऊपर नहीं जाता। क्यों? किसी और पे रिस्क क्यों लेना? लेना तो खुद पे लो। बहुत तरीके हैं, ठीक है। चुल्लू पर पानी ट्राई कर सकते हैं। बेटा अभी खुद पे हुआ, अगर इन केस वहाँ पर सड़क पे कोई और होता और उसको ठोक देते जब, वो तो बेचारा शांति से अपने घर से निकला था ना, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, उसको क्या पता था ये हॉस्पिटल की हवा खिला दी आपने, ठीक है। तो ये काव्या ने पहली बार नहीं किया। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, तो वो बच्चा एक्चुअली में हॉस्पिटल में आंखें खुली उसकी, तो उससे पूछा डॉक्टर ने कैसे एक्सीडेंट हुआ, बोला काव्या गाड़ी चला रही थी। तो उसने बोला कि तुमको पता था जब वो गाड़ी चला रही थी? दूर हो जाते, सड़क से हट जाते। बोला कौन सा सड़क, मैं तो गार्डन में सो रहा था। तो ये कुछ भी कर सकती है, इसलिए तेज मत चलाया करो गाड़ी ऑलवेज, ये याद रखना। मजाक जोक्स अपार्ट, ओवर स्पीडिंग अच्छी चीज नहीं है। चलो मैं सॉल्व करूं। देखो अब इमेजिन करो कि वो ग्रूव के अंदर घूम रहा है, ठीक है ना, ग्रूव के अंदर घूम रहा है। तो अगर मान लेते हैं ये सेंटर होता और ये मेरी बॉल है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन क्या वॉल की वजह से मिल रहा होता इस तरफ, है ना, और एक नॉर्मल रिएक्शन उसके ग्राउंड की वजह से मिल रहा होता, टेबल का जो ग्राउंड है ना, वो किस तरफ मिलता? ऊपर। यस और नो? एम जी इधर लग रहा होता इसका ग्राउंड के अपोजिट, और चाहो तो सेंट्रीफ्यूगल लगा दूं या रहने दूं? रहने दो, जरूरत ही क्या है। अगर समझना है तो सेंट्रीफ्यूगल लगा सकते हो, नहीं लगाना हो तो मत लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड ऑफ द टेबल क्या मिलेगा? सरफेस ऑफ द टेबल इक्विलिब्रियम में ना, ऐसा थोड़ी कि ऊपर नीचे टेबल के अंदर जा सकता है। एन इज इक्वल टू एम जी। और दूसरा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। खत्म हो गया क्वेश्चन, इजी। इमेजिनेशन हुआ कैसे हो रही है, पक्का। टेबल के अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा सर्कल कट कर दिया था जिसके अंदर वो घूम रहा था, ठीक है। तो बेटा जब भी वो बॉल घूमेगी तो ध्यान दो, एक तो बॉटम से टकराएगी और एक इधर ग्रूव से भी तो टकराएगी, तो दो दो नॉर्मल रिएक्शन होंगे ना, दो कॉन्टैक्ट सरफेस, दो नॉर्मल रिएक्शन, इस वजह से अपन ने ऐसा बनाया। अब ये ग्रूव कैसा है, तो पूरा ऐसा ही ग्रूव बना हुआ है सर्कल के फॉर्म में, ठीक है, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बॉल, अच्छा ये तो करवा ही दिया मैंने। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट, लिखना चाहते हो लिख लो। अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on the edge of a horizontal turntable, edge of a horizontal turntable, मतलब एक सर्कुलर टेबल है यार, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, उसके कॉर्नर पे रखी हुई थी बॉल, ठीक है, ऑफ रेडियस r, which is rotating with constant angular velocity omega. कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, if coefficient of friction is mu, find friction force between block and table.
ये ए पार्ट के बाद एक बी पार्ट क्वेश्चन और लिखवाऊंगा, उसके लिए स्पेस छोड़ देना। ये ए पार्ट हो गया, फाइंड द फ्रिक्शन, और फिर इसके नीचे एक बी पार्ट और लिखवाऊंगा जिसके लिए छोटी सी लाइन की जगह छोड़ देना। हाँ, एक लाइन की जगह छोड़ दो। बी पार्ट मैंने जानबूझ के नहीं लिखवाया अभी। यार हॉरिजॉन्टल टेबल नहीं जानते, ऐसी टेबल जो होती है गोल गोल टेबल, अरे खाना खाते हो जिसपे यार वो स्क्वायर की जगह गोल हो गया, हाँ वही। ये घूम रहा है, ठीक है। एक अपने यहाँ जयपुर में वो भी तो है, वो टावर ही घूमता है पूरा, क्या नाम है उसका, ओलंपियाड के पास, शायद ओलंपियाड ही तो है वो। यहाँ पर सिटी में है, गणपति प्लाजा के सामने, वो पूरा घूमता रहता है वो, पूरा टावर ही, ओम टावर, यस ओम टावर, वो घूमता रहता है वो, ठीक है। तो वैसे ही वो टेबल है, वो टेबल घूम रही है। अच्छा, वो ऐसा नहीं घूमता रहता है कि मतलब पूरा इतना हाई स्पीड में घूम रहा है पंखे की तरह, 1 घंटे में एक रोटेशन होता है उसका, एक साइकिल 1 घंटे में होता है। वो ऐसा नहीं है आप बैठ गए और उसमें दमादम चालू हो गया, वो आदमी उधर जाके कांच में चपटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत स्लो घूमता है, बट हाँ घूमता है। बहुत पहले का बना हुआ, उस टाइम पे वो चीज़ बहुत बहुत बड़ा कंसेप्ट था कि पूरा टावर घूम रहा है। आज के लिए तो इंजीनियरिंग बहुत आसान है उसके लिए। समझ आया टावर, ये टेबल समझ आया। इस पे रखा है ब्लॉक, और ये घूम रहा है एक एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ओमेगा से, ठीक है ना। हाँ, टेबल घूम रहा है ये, हाँ। और इस पे लग रहा है फ्रिक्शन म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। तो आपसे पूछा है कि बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो बेटा ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इतना टाइम क्या लगा रहे हो इसमें, जल्दी करो। किसी बालक ने कोई मैसेज किया यार, तुमने देखा नहीं, बताया नहीं मुझे। अच्छा वही था, उसने 100 न्यूटन बताया था, केशव नमकीन। केशव गलत था तुम्हारा आंसर, इसने 100 लिखा हुआ है, बिना यूनिट के मार्क्स 0। हाँ गुड़िया, कोई बात नहीं, बिना यूनिट के तुमने आंसर बताया, कोई बात नहीं। सर अभी तो कोई बात नहीं, बाद में तो बताऊंगा। हाँ बेटा, दूसरा नाम रख दूंगा फिर, अभी अभी तुरंत फटाफट फटाफट म्यूट करेगा, कोई सुन ना ले पड़ोस में। हाँ चलो गुड, यही आया, गुड। हाँ तो निकालो बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ। और काव्य, हमारे दिमाग पर असर पड़ गया क्या, आंसर आया नहीं अभी तक। सबका यही आ रहा है तो गलत क्यों होगा, मैं सबको गुड गुड बोलते हुए आ रहा हूँ तो। चलो गुड, भरोसा नहीं है ना, तो बिल्कुल। अरे गधे हो गए क्या सारे के सारे, फिर से वही बेवकूफी, म्यू एम जी क्या है ये, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्या उसने बोला है अबाउट टू स्लिप है, फिर क्यों लगा दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या उस क्वेश्चन ने आपको एक बार भी बोला है अबाउट टू स्लिप है, हाँ या ना, नहीं बोला ना। तो हम मानेंगे कोई एक फ्रिक्शन फोर्स है, वो इस तरफ लग रहा होगा। एक्चुअली में बॉडी तो इस तरफ भागना चाहेगी ना, उसको रोकने के लिए इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। और फ्रिक्शन कितना लगेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, और खत्म, बस। स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, अभी उसने बोला क्या कहीं पे मूव कर गया है या अबाउट टू स्लिप है, नहीं बोला ना।
फिर कैसे लगा दे लिमिटिंग फ्रिक्शन? अभी भी नहीं आ रहा समझ में क्या गलती कर रहे हो? क्वेश्चन जब तक आपको ना बोले या तो अबाउट टू स्लिप की कंडीशन, या फिर ऐसा मतलब ना बोले कि हाँ बस अब स्लिप हो चुका है, तो फिर कैसे कर सकते हो आप? तो अभी कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा जो मुझे कंफर्म है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि अभी बॉडी रेस्ट में है, मूव तो नहीं कर रही बॉडी। जो भी मूव करे टेबल के साथ मूव करे ना, टेबल के साथ टेबल के रेस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन तो नहीं है ना, तो इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, एम ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? ठीक है, अब पार्ट बी जो मैं क्वेश्चन लिखवाने वाला था वो लिखो। इफ बॉडी इज अबाउट टू स्लिप, अगर मैंने पहले बता दिया होता तो तुम लोग सही कर देते। ठीक है, इफ बॉडी इज अबाउट टू स्लिप, क्या हाल चाल है उसके? कहाँ है वो? आर्ट्स पे रखे ना यार, कभी मिलने मिलने नहीं आया यार वो। तुम्हारे पास में तो रहता है उधर के? अच्छा, उस बच्चे ने मेहनत बहुत करी। मैंने एक्चुअली में उस बालक को कभी नहीं डांटा, इसलिए डाटा क्योंकि मेहनत करता था। हाँ ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, याद नहीं रह पाता था उसे, जो भी था वो एक एज का फैक्टर होता है। क्या चीज़? एक्चुअली बेटा उसने मेहनत बहुत की थी, मुझे ये चीज़ पता है, और मैं उसको ये बोलूँगा कि बालक तुम अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई रहना, क्योंकि एक रिजल्ट सब कुछ नहीं करता। एक्चुअली में क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है वो। जब एक एज में आते हैं ना हम लोग, क्लास 10th 11th, तो कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, मेमोरी वीक हो जाती है उनकी, बट ये चीज़ बाद में एक वरदान की तरह काम करती है। जैसे वो आगे मतलब मान लो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, उस टाइम पे उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो ये एक एज फैक्टर किसी किसी के साथ होता है ये, तो ये एज की प्रॉब्लम होती है। तो वो जो होता था ना उसके साथ, वो इतना फोबिया लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है उसकी, और वो अपने आप सही भी होता है। तो इसलिए उसने मेहनत बहुत की थी, मैं इसलिए कभी मैंने उसको नहीं डांटा, कभी भी नहीं डांटा। इनफैक्ट आलोक सर ने भी नहीं डांटा कभी भी उसको। रीज़न यही था कि मेहनत बहुत करता था बच्चा। तो कभी मिलने आता तो ज़रूर मैं उसको समझाता ये चीज़, पहले समझा देता तो फिर वो पढ़ता ही नहीं, इसलिए पहले नहीं समझाया। चलो डन, इजी हो गया। अच्छा ये बताओ, अब इसमें क्या आंसर आया? तो अब अगर अबाउट टू स्लिप है तो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, तो पहले जो आपने आंसर निकाला था म्यू एम जी, वो क्या होगा, अब लगेगा। ठीक है, अगर बॉडी अबाउट टू स्लिप होती केस सेकंड, तो यही फ्रिक्शन फोर्स, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ इस बॉडी का, तो ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लग रहा होगा एम जी। मैंने इस बॉडी को ऐसे उठाया, ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ था, ऐसे उठा के रखा, और इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स जो इसको रोक रहा होगा। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि अबाउट टू स्लिप है। और इस तरफ लग रहा होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। आगे चल के मैं इसको स्लिप भी करवाने वाला हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन लगाऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? इस तरफ लगता है ना, को काइनेटिक भी तो इधर ही लगेगा जिस तरफ स्टैटिक लग रहा था। ठीक है, चलो, तो अगर अबाउट टू स्लिप है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस बार अपन ने एन की जगह क्या रख दिया, एम जी, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम से एम गुजर गया, और मुझे क्या चाहिए था, पता नहीं क्या चाहिए था, जो भी है। ठीक है, मैंने शायद फ्रिक्शन ही तो पूछा था, फ्रिक्शन फोर्स। हाँ तो फिर तो पूरा म्यू एम जी रहने दो। ठीक है, इजी, क्लियर हुआ, यस और नो? पक्का?
तो क्वेश्चन में अगर म्यू दे दिया तो फिर तो उस म्यू का कहीं ना कहीं तो यूज लेना ही है, तो तुम लोगों ने ले लिया। ठीक है, ऐसे मत किया करो, फ्रिक्शन के क्वेश्चन में हमेशा जज करना, एक्स्ट्रा डेटा लिख के देता है। अभी मैं एक बात बताऊं, क्वेश्चन में लिख देता वेयर टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसको भी यूज लेते। कुछ भी दे दिया तो दे दिया, उसको लेके ऐसा घबराया मत करा करो, कुछ एक्स्ट्रा दे दिया पता नहीं क्या होगा। मैंने बोल गलत दिया, अगला क्वेश्चन देना चाहिए था मुझे ऐसा। चलो हाँ, ये अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अ कार ऑफ मास m, a car of mass m moving over convex bridge, moving over a convex bridge of radius r, convex bridge of radius r, find its normal reaction at the top. ऑप्शंस देता हूं आपको। हाँ, ऑप्शन ए n is greater than mg, ऑप्शन बी n is less than mg, ऑप्शन सी n is equal to mg, and option D as usual n is equal to 0। अरे कोई मिसिंग है, कौन मिसिंग है? मैंने से, अरे यार नेटवर्क नहीं आ रहा था। सर फाइंड क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन में? पिछले वाले फ्रिक्शन था यार, मैंने अभी देखा, ये अभी अभी मैसेज आया इसका। हाँ तो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। ऑप्शन सी सब लोग, अरे वाह यार, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। देखते हैं अभी, ठीक है। तुम लोग आपस में क्यों डिस्कशन करते हो यार? मैं बार बार एक ही बात समझाता हूँ, फिर भी वही बैल बुद्धि वाले काम। हाँ ए, चलो देखते हैं। तो पहली बात तो कॉन्वेक्स ब्रिज, कॉन्वेक्स शेप तो सबको पता है ना, जो कॉनकेव ना हो, है ना। तो ये होता है कॉन्वेक्स ब्रिज, ठीक है। और इसके टॉप पे है यहाँ पर कार, और इसकी रेडियस कहीं पे आर है, यही आपको गिवन है। तो मैं इसके सारे फोर्सेस देखता हूँ, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और मैं क्या बोल सकता हूँ, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। मेरे को नॉर्मल रिएक्शन ही पूछा गया था, n को इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या नॉर्मल रिएक्शन mg से कम आ रहा है? देखो mg से कुछ तो कम हो गया ना नॉर्मल रिएक्शन। क्या साइन थीटा cos थीटा, क्या कह रहे हो? अच्छा, तो n इधर जाके प्लस हो गया और ये इधर आके माइनस हो गया, तो mg से तो कम आ रहा है ना, तो कौन सा ऑप्शन है? कैसे सी पे चले गए तुम लोग सीधे सीधे? चलो गुड गुड गुड। क्या हुआ, क्लियर हुआ हाँ या ना? तो अगला क्वेश्चन कॉनकेव सरफेस के लिए, कॉनकेव ब्रिज के लिए करके बताओ। चारों ऑप्शन रिमेन सेम। आपके ब्रिज कॉनकेव है, देखते हैं। तो बी होगा, चलो देखते हैं, देखते हैं।
केशव ने भी कहा सेम, ऑप्शन बी। चलो ठीक है, तो ये है मेरा कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव ब्रिज। यहाँ पर कहीं पे है कार, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और यहीं पे लग रहा होगा सेंटर रेडियस। तो क्या मैं n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर बोल सकता हूँ? और यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ गया, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो क्या ये एम जी से बड़ी वैल्यू आ गई? यस। और यहाँ से एक लॉजिक समझाता हूँ तुम्हें, सुनो अब ध्यान से, इधर देखो बेटा। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग करते हो ना, यही प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग होती है, आप लोग कभी सोचते नहीं हो। जैसे मैंने एक स्प्रिंग वाला क्वेश्चन कराया था एनएलएम में, याद आ रहा है वो, जिसमें ऊपर वाले का स्पीड जीरो और कैंची चलाने वाला स्पीड जीरो हो रहा था। तो मैंने बताया था कि जब जर्क आता है तो हम इसलिए शॉकर यूज करते हैं। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग वही हुआ ना उसका। सेम यही रीजन है कि हम जब भी ब्रिज बनाते हैं उसका शेप ये रखते हैं, क्योंकि ब्रिज पे मिनिमम फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग शेप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसा रखने की कोशिश करते हैं। कंप्लीटली ऐसा भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा कम हो गया, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। तो अगर ब्रिज में कभी भी टर्न दिया जाता है ना, टर्न होता है ब्रिज में, तो वहां पर हमेशा वो उसको फ्लैट कर देते हैं ब्रिज को। ब्रिज फ्लैट होता है जब टर्न होता है। ठीक है, इसलिए कर दिया जाता है ताकि वहां पर एक नॉर्मल, परफेक्ट नॉर्मल रिएक्शन लगे। और पहले नॉर्मल रिएक्शन क्यों कम रखना है मुझे? ताकि ब्रिज पे इफेक्ट कम आए। ठीक है, कम इफेक्ट है इसलिए। इजी, ऐसे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, बट फिर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर। कॉनकेव कॉन्वेक्स, मेरे हिसाब से सेंट्रीपिटल समझ में आ रहा होगा। क्या सर्कुलर मोशन में कहीं तकलीफ हो रही है किसी को, कोई बालक? हाँ श्रीधा बोलो बच्चे। सर क्वेश्चन 1 के लिए ए ऑप्शन होना चाहिए ना? क्यों बेटा, 1 के लिए तो नॉर्मल रिएक्शन कम है ना एमजी से। देखो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जब हमने निकाली, वो एमजी से तो कम आ रही है ना कुछ ना कुछ। यस सर। तो उस हिसाब से तो ऑप्शन बी बनेगा ना। यस, सो देन सर हमें सेकंड क्वेश्चन के लिए बी क्यों दिया? सेकंड क्वेश्चन के लिए बी नहीं है बेटा, ए आया। एन इज ग्रेटर देन एमजी, एमजी से बड़ा है, ऑप्शन ए है। वो पिछले वाले का टिक किया हुआ इसलिए इस बार ऑप्शन ए आ रहा है। यार कोई बढ़िया नाम सुझाओ मुझे एक, हमारे किसी दोस्त के लिए। क्या नाम हो सकता है? टुनटुन मौसी चलेगा? केशव यस सर। क्या कहते हो, टुनटुन मौसी नाम सही है? छोड़ो ना। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा आंसर सेम आ रहा था पिछली बार भी। देखो तुमने सेम लिखा है, लिखे तुम्हें गलत बयान दिया तुमने। ठीक है, चलो चलो, समझ आ गया अब, हाँ या ना? अरे टुनटुन मौसी समझ में आया नहीं आया? यस सर। चलो नेक्स्ट। मैंने पूछा था तुम लोगों से, तुम लोगों ने बताया। चलो अगला है बच्चों, अगला क्वेश्चन, ये और भी जोरदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। अब धीरे धीरे टेस्ट बढ़ाए, अब ये तुम लोग करोगे यहाँ से। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन। अ हेमिस्फेरिकल बाउल, एक हेमिस्फेरिकल कटोरा था ऑफ रेडियस आर, is rotating about its axis, is rotating about its axis, which is kept vertical. A very small, a small ball kept in the bowl
rotates with bowl kept in the bowl, rotates with the bowl without slipping on its surface, without slipping on its surface. If the surface of the bowl if the surface of the bowl is smooth, surface of the bowl is smooth and the angle made by the radius through the ball with the vertical is theta. Ball, कंदुक, बॉल, संस्कृत में कंदुक बोलते बॉल को, कंदुक, बॉल, with the vertical is theta. Find the angular speed at which bowl is rotating. सर हाँ बच्चे, सर एक बार जूम आउट कर दो। रिपीट कर दो क्वेश्चन। नो सर, स्क्रीन को जूम आउट कर दो। जूम आउट कर दो? ये जूम इन कब हुआ स्क्रीन? अरे यार, और फिर तो मैं इतनी देर से जब पढ़ा रहा था दिख कहाँ रहा होगा तुम लोगों को सब कुछ? अच्छा अभी जस्ट हुआ था क्या ये? अच्छा फिर ठीक है। बाउल हेमिस्फेरिकल बाउल है, नॉर्मली रखा हुआ है जैसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, और वो बाउल घूम रहा है, ठीक है। उसके अंदर एक बॉल पड़ी थी, वो भी बाउल के साथ साथ घूम रहा है, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि वो किस ओमेगा से घूम रहा हो कि वो बाउल के साथ एंगल थीटा बना रहा था। अब इसमें डायग्राम भी गिवन नहीं है, ये तुम्हें बनाना है। अगर मैंने डायग्राम बना दिया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तो मैं डायग्राम बनाना नहीं चाह रहा। हाँ वही है, वही शेप है। मैंने ब्लैक मार्कर कहाँ फेंक दिया, यही है क्या?
बेटा आपस में डिस्कशन नहीं, खुद का दिमाग खर्च करना सीखो। मैं बार बार ये समझाता हूँ, हो सकता है कोई गलत करे कोई सही करे, मैं कब डांट रहा हूँ, पर खुद का दिमाग खर्च करना सीखो। डिस्कशन करोगे नहीं कर पाओगे, एग्जाम में क्या करोगे, पड़ोसी से पूछो कि डिस्कशन करोगे। जिसके साथ बैठे हो बगल में वो हर बच्चा तुम्हारा कंपटीशन है, याद रखना एग्जाम में, मजाक नहीं है ये। देखो अब ध्यान दो, तो ये हेमिस्फेरिकल वाउल था, हेमिस्फेरिकल वाउल जो घूम रहा था एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और यहाँ पर वो दूसरी बॉल पड़ी हुई है, छोटी सी बॉल जिसका मास m दे रखा है शायद आपको, ठीक है ना। तो वो इसके सेंटर से ये रेडियस r था और ये एंगल फॉर्म करती है थीटा, ये आपको गिवन है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ कि ये पार्टिकल एक्चुअली में ये किस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। दैट इज व्हाई वी कैन फाइंड, क्या निकालना है, कर सकते हो, मैं करूं, चलो मैं ही कर देता हूँ, सबकी शक्लें दिख रही है मुझे, मैं कर देता हूँ। देखो इधर सर वेट, टुनटुन मौसी ने कहा है वेट करने के लिए, चलो 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। यार जूम वीडियो कॉल अच्छी होती थी, उस पर रीनेम कर सकते थे। क्या नहीं, एडमिट तो करना पड़ता है, आप ब्लॉक भी कर सकते हो। जूम में कुछ चीज़ें अच्छी थी तो कुछ चीज़ें खराब है, फिलहाल तो 45 मिनट्स की लिमिट होती है। नहीं वो तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो इसलिए अब मैं कभी ऑनलाइन क्लास करवाता हूँ बच्चों को, पहले 45 मिनट मैं एडमिन बनकर पहले क्लास करवाता हूँ, देन आफ्टर सामने वाले को एडमिन बनाकर, मतलब सामने वाले से लिंक लेकर फिर क्लास ऑन करता हूँ, फिर खुद को एडमिन बनवा लेता हूँ, देन आफ्टर और पढ़ाना है तो फिर मैं भेज सकता हूँ। तो इस फीचर का कोई फ़ायदा नहीं निकला, जूम ने खामखा बनाया फीचर 45 मिनट। चलो मैं करवाऊँ, हो गया, काफ़ी देर वेट कर लिया। बिल्कुल, गुड गर्ल, टुनटुन मौसी ने सही आंसर बताया बिल्कुल। देखो सबसे पहले इसका mg मास कहाँ लग रहा होगा, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, ये लगा mg। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, सरफेस ऑफ कांटेक्ट। वैष्णवी इतने छोटे डायग्राम समझ में आ जाएगा आपको। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। अब इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, मनस्वी आप तब से कोशिश कर रहे हो क्लास ज्वाइन करने की, मुझे लगा आप चले गए। हाँ, नहीं सर, नेट ही नहीं आ रहा था। अब आ गया। हाँ सर। तो बेटा कहाँ से लाए ऐसा सस्ता वाला नेट, कौन सा, नहीं नहीं जियो नहीं है, पक्का BSNL है ना मनस्वी। हाँ सर, सर पापा आ गए ना तो वो वाईफाई ले लिया। हाँ BSNL में होता है ये। चलो तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन तो याद करो, आप लोगों ने 10th में चैप्टर पढ़ा था टेंजेंट एंड नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होती थी, सेंटर से, याद आ रहा है। तो इसका भी नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से पास होगा, सेंटर से, मतलब इसी के अलोंग जो रेडियस था। तो ये डायरेक्शन हो गया नॉर्मल रिएक्शन का।
और अब क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जरा सोचो ये बॉल कैसे घूम रही होगी। अब नया गेम चालू हो, ये बॉल तो कुछ इस पाथ पे घूम रही है ना। तो मनस्वी आज की क्लास बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो आज आपने वेस्ट कर लिया टाइम खामा का। और इसका रेडियस तो अब कुछ और होगा। लेट से स्मॉल आर। तो क्या मैं इस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट तोड़ूं? एक ऊपर की तरफ टूटेगा, एक इस तरफ टूटेगा, है ना। तो देखो अगर ये थीटा तो ये थीटा, तो ऊपर आ गया n cos थीटा, इधर आ गया n sin थीटा। तो कैन आई राइट नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स m, और v दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, अच्छा ओमेगा स्क्वायर r बोल सकता हूँ, स्मॉल आर। सर्कल तो यही है ना, इसी के सेंटर की तरफ फोर्स लेना है मुझे, तो क्योंकि सर्कुलर मोशन तो इस पाथ पे कर रही है। क्लियर हुआ? अब स्मॉल आर तो मुझे गिवन वेरिएबल नहीं है, कैपिटल आर है गिवन वेरिएबल। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री लगाकर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज नोन एज साइन थीटा होता है ना। इस ट्राइंगल को देखा मैंने, कैपिटल आर हाइपोटेन्यूस था और ये स्मॉल आर था। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकाली, क्या आ गई, आर साइन थीटा, चिपका दो इधर। तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। किस्मत से साइन थीटा से साइन थीटा गुजर गया, एन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर बचा। कोई तकलीफ? अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। इसने पूछा क्या था मुझसे, ओमेगा पूछा था। तो यार अभी भी ये नॉर्मल रिएक्शन तो वो वेरिएबल नहीं है ना, वेरिएबल है ये तो, गिवन डेटा तो नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन को क्या मैं समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो करके चेक कर सकता हूँ, क्योंकि इसने क्या बोला, वाई डायरेक्शन में फिक्स पॉइंट पर घूम रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एन की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, एम ओमेगा स्क्वायर आल टॉच थीटा इज इक्वल टू एम जी, एम से एम गुजर गया, ओमेगा पूछा था मुझसे, क्या बचा, जी अपॉन आर कॉस थीटा का रूट। आंसर इजी, आसान। इसके क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं सॉल्यूशन, बट कंसेप्ट अच्छे होते हैं। अच्छा अब लग रहा है फिजिक्स कुछ है। धीरे धीरे बड़े होंगे हम लोग। डन।
तो क्या हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं? तो अब अगला टॉपिक लिखो। क्वेश्चन तो है अभी और भी बहुत सारे मेरे पास टेस्टी वाले, पर मुझे एक दो टॉपिक और करवाने हैं आपको। सर कैन यू प्लीज अपलोड टुडे सेशन? देखते हैं बालक, लेट अस सी। नहीं, एक क्वेश्चन और कराता हूँ टॉपिक में। क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं यार, कर ही लेते हैं दो क्वेश्चन। देखो बच्चों, तीन ऑब्जेक्ट के मासेस थे, 1 kg, 2 kg एंड 3 kg। ठीक है, और ये सब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहे थे विद द एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेंड। ये सब जो रेडियस थे, ये सारे रेडियस 2 मीटर्स। मास की थिकनेस नेग्लिजिबल मानना, फिर से 2 मीटर्स, और फिर से 2 मीटर। क्वेश्चन है आपसे कि मुझे हर एक पार्टिकल के लिए वेलोसिटी, पार्टिकल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, बी से बड़ा एप्पल, सी से छोटा एप्पल, इन तीनों के लिए मुझे वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं टेंशन, सभी स्ट्रिंग्स का टेंशन और वेलोसिटी, दोनों चीजें चाहिए थी। तो पहला क्वेश्चन, क्या सभी की वेलोसिटी सेम होगी? है ना? गलती कर गए। वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी, स्पीड सबकी अलग अलग होगी। सर्कुलर मोशन की बड़ी गजब की चीज है ये। देखो, एंगुलर स्पीड सबकी सेम होगी, लेकिन जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी। सर्कुलर मोशन के लिए क्या पढ़ा था आपने? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर पढ़ा था। तो r जैसे जैसे बढ़ेगा v बढ़ता जाएगा, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है किसी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो बीच में से तुम रोकोगे, रोक पाओगे? बीच में फिंगर भी टच कर लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेंटर पे अगर रेडियस जीरो, वेलोसिटी क्या है? जीरो। एग्जैक्ट उसके सेंटर पे वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, लेकिन उसके आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे स्पीड उसकी तेज होती जाएगी, तेज होती जाएगी। समझ आ रहा है? तो वेलोसिटी तो ज़्यादा हो जाएगी, ये तो क्लियर है। और बहुत आसान काम है, आप लोग निकाल भी सकते हो ओमेगा इंटू आर करके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सबके लिए टेंशन निकालना। तो मैं टेंशन के नाम लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को ईजी हो जाए। चलो खुद करो, तो लिख दो, करो, निकालो सबके लिए। बेटा ये एक्चुअली में ऐसे ही हो रहा है, तीनों पार्टिकल एक लाइन से एक रेडियस का है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। मतलब ये समझो पंखे पे तीन च्युइंगम चिपका दिए मैंने, पंखे के घूमने के, ठीक है? इमेजिनेशन ऐसे ही चला है।
बेटा समझ नहीं आ रहा। टॉपिक्स तुम लोग बताओ कितने टॉपिक्स चाहिए। स्ट्रेट लाइन एंड प्रोजेक्टाइल दे दूं प्लस सर्कुलर। सर्कुलर कर लोगे, आसान पड़ेगा। एनएलएम में फंस जाओगे, मत लो एनएलएम पहले, रिस्क। मोशन स्ट्रेट लाइन देता हूँ और प्रोजेक्टाइल देता हूँ, ठीक है। ये दो चैप्टर रखते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल भी आसान ही था, मुश्किल नहीं था। कॉपी के क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए तो सब हो जाएगा। हाँ, बशर्ते मैंने तुम लोगों को देख के पूरा करवाया हो। प्रोजेक्टाइल नहीं दूं? 27 अभी टाइम है, 12 दिन बचे हैं बेटा, 10 दिन 11 दिन। हाँ 22 से 25। अरे गुड बेटा, कहाँ जा रहे हो? हाँ वेरी गुड। क्या नया काम शुरू किया है रद्दी पेपर का? वहां से चिप्स के पैकेट, समझ रहा हूँ मैं। बेटा ऐसे ज़रूरी टॉपिक्स के बीच में 11th-12th क्लास में ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करा करो। तो बर्थडे में यहाँ रह के पार्टी देनी चाहिए ना आपको सबको। तो चलो जाओ घूमो। चलो किया सबने क्वेश्चन? ये कौन सा आंसर आ गया? 1 मिनट। टुनटुन मौसी आंसर आया? सर पता नहीं whether 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अरे वो तो वेलोसिटी तो मैंने ही बता दी थी। मैं तो टेंशन पूछ रहा था स्ट्रिंग्स में, तुम अभी तक वेलोसिटी निकाल रहे हो। हाँ सर। अरे टेंशन निकालना है यार, वेलोसिटी तो वही गया ओमेगा आर से, सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है सर। रेडियस बढ़ जाएगा ना दूसरे पार्टिकल के लिए, सेंटर के अबाउट देखोगे ना बैल। यस सर। नहीं तुम्हें नहीं कह रहा, इधर भी एक बैल है। अच्छा आप लोगों ने वो पतंग वतंग लूटी है कभी, पत्थर बांध के ऐसे घुमा के? तो मान लेते हैं एक छोटा सा पत्थर है और एक बहुत ही मजबूत धागे से मैं उसे घुमा रहा हूँ, मासलेस धागे से, और 1 किलोमीटर के रेडियस पे घुमा रहा हूँ। घुमा पाओगे? 1 किलोमीटर के रेडियस पे घुमा रहा हूँ, घुमा पाओगे? आपका हाथ उखाड़ के ले जाएगा वो। जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे सेंट्रीपिटल फोर्स तो कम होना चाहिए था। रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना mv²/r। चलो डिस्कस करेंगे अभी। ये क्वेश्चन करवा के खत्म करता हूँ पहले फटाफट। हो गया, फालतू क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था। लेट अस सपोज यहाँ पर टेंशन मान लो T1, तो इधर भी टेंशन कितना T1, हाँ नालायक हो, T2, और इधर भी T2, इधर T3 तो इधर भी T3। अब एक एक को पकड़ते हैं, पहले 3 kg वाले ब्लॉक को पकड़ते हैं। इस तरफ टेंशन लग रहा है T3 और कोई फोर्स नहीं है तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर T3 इज इक्वल टू m ओमेगा² r। तो मास कितना है 3 kg, ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड तो 1 का स्क्वायर, और रेडियस तो देखो 2 2 2 कितना हो गया यहाँ तक 6 मीटर्स, तो 6 कितना आ गया 18 न्यूटन। T3 मिल गया। अब पकड़ते हैं सेकंड ब्लॉक बी के लिए। तो ब्लॉक बी के लिए पकड़ा तो इधर लग रहा है टेंशन T3, इधर लग रहा है T2, और मास इसका 2 kg है ही, तो
तो इस बार मैं नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या बोल सकता हूँ, T2 माइनस T3 दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। वैल्यूज चिपकाओ, T2 T3 हम लोगों ने अभी अभी निकाल लिया, कितना 18, और मास है 2 kg, ओमेगा का तो वैल्यू 1 का स्क्वायर, और रेडियस इस बार कितना है 4। यहाँ तक के लिए रेडियस 4 मीटर ही तो है, कितना गया 8, 8 प्लस 18 कितना हो गया 26, है ना 26 न्यूटन, ये T2 आ गया। अगला देखो T1 के, दिमाग पे चोट लगी ना उस दिन, घुटने छिले थे। अच्छा बेटा 2 4 जा 7, अब तो क्लियर है ना 2 4 जा 7। तो यहाँ लग रहा है T2 ब्लॉक 1 के लिए देख रहे हैं, ए ब्लॉक के लिए, ये बी ब्लॉक के लिए था और ये सी के लिए था। इधर लग रहा है टेंशन T1, और अब क्या बोल सकते हैं नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। T1 T2 मेरे पास है 26 न्यूटन इज इक्वल टू मास है 1 kg, ओमेगा स्क्वायर 1 का स्क्वायर और रेडियस 2, तो ये कितना आ गया T1 28 न्यूटन। आंसर। एक कॉपी कैट मेरी जैसी घड़ी उठा लाया। तुम्हारे पास खूब सारी बेल्ट आई है क्या, बेल्ट चेंज करते रहते हो टाइम टू टाइम? तो वही है, मतलब एक दो बार हो चुकी है वो, यहाँ का निकल के आ जाता है। रिकी नहीं पहनता है। मेरे को बस एक ही चीज़ का डाउट होता है, मैं कांच कब फोड़ने वाला हूँ, बस फूटने वाला है मेरे जल्दी में, चलते बढ़ते ऐसे लगता रहता है। टॉपिक लिखो कोनिकल पेंडुलम, इसके बाद कॉनिकल पेंडुलम। वैसे क्वेश्चन मेरे पास और भी टेस्टी टेस्टी हैं, अगर चाहिए हो तो बताना, ज़रूरत हो तो। वैसे ज़रूरत क्या हो, तुम लोग को होमवर्क के लिए दे देता हूँ। क्यों, तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में भी दिक्कत है क्या? चलो अब ये कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, देखो सिंपल पेंडुलम तो जानते हो, घड़ी में देखा है, देखा है ना। वैसे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कोनिकल पेंडुलम। ये कोनिकल पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, ये वही पेंडुलम है, बट इसको हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे पाथ पे घुमा रहे हैं, देखो ध्यान से, ठीक है ना, एक सर्कुलर पाथ पे, मतलब ये एक्चुअली में कैसे घूम रहा है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, इसे कोनिकल पेंडुलम कहता है। बस वही सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम ऐसे घूम रहा होता है, सिंपली ऐसे, और कोनिकल पेंडुलम ऐसे। समझ आया डिफरेंस? तो मुझे इसके लिए टाइम पीरियड निकालना है। अच्छा सिंपल पेंडुलम के लिए तो याद होगा T इक्वल टू 2π√L/g। ले पता नहीं क्या बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, इसके लिए हम लोग निकाल के देखते हैं। तो इसकी जो ये लेंथ है, ये लेंथ L है, ये लेंथ है L, और ये किसी एंगल पे घूम रहा होगा इसके सेंटर के अबाउट, दैट इज थीटा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज, टाइम पीरियड ही तो पूछा है, क्या दिक्कत है। तो इसमें लगने वाले फोर्सेस देख लें पहले, फिर बात करते हैं आगे की। तो भाई इसमें एक फोर्स लग रहा होगा इधर, कौन सा, mg। इधर लग रहा होगा स्ट्रिंग की वजह से टेंशन, और ये इसका सेंटर होगा जिसको मैं स्मॉल r बोल देता हूँ, ठीक है, सेंटर होगा स्मॉल r रेडियस का।
अगर ये थीटा तो टेंशन का ये कंपोनेंट भी थीटा, टी कॉच थीटा, बेटा जेड बन रहा है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक कंपोनेंट आर के अलोंग टूटेगा टी साइन थीटा। क्या आप लोग जानते हो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू एल से निकाल के रख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी रखा था, थोड़ी देर पहले भी रखा था। कैसे? तो देखो स्मॉल आर अपॉन एल इज इक्वल टू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा चिपका दो, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा गुजर गया, टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। कोई तकलीफ? दूसरी बात, क्या हम जानते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी की वैल्यू रख दी मैंने एम ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एम से एम गुजर गया और यहाँ से आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल कॉस थीटा, पर पूछा तो टाइम पीरियड था ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा। अब याद करो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू चिपका दो कितनी आ जाएगी 2 पाई और रूट रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, तो एल कॉस थीटा बाय जी। इजी, समझ आया हाँ या ना? पक्का? तो बेटा इस बार जो लेंथ है वो क्या है, एल कॉस थीटा परपेंडिकुलर लेंथ, चलो छोड़ जाने दो। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट एल बाई जी होता है वैसे नॉर्मल पेंडुलम के लिए, और इसमें क्या आ जाता है एल कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है, वो जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे वापस। ये टॉपिक है, टॉपिक कोनिकल पेंडुलम। इसके बाद आप लोग कहीं अगर किसी को लग रहा हो टाइम हो गया है तो फिर है किसी को ऐसा, तो बायो वाले बच्चों की क्लास और मैथ्स वाले बच्चे क्या करेंगे, और जिनके एग्जाम नहीं है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। चलो शीट भेज देता हूँ एक, चलो जाओ रे यार मजे करो, एंजॉय, मजे मारो। हाँ छवि बोलो बेटा।